देखिए लास्ट टाइम जो हमने कर्ल के बारे में समझा था कि कर्ल क्या होता है, तो हमने ही पढ़ा कि जो भी वेक्टर फील्ड हमने सीखी थी, पढ़ी थी, सुनी थी, किसी भी वेक्टर फील्ड में अगर कर्ल है तो उसका मतलब है कि वो वेक्टर फील्ड किसी भी पॉइंट पर किसी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को वो रोटेट करा सकती है। ये देखा था हमने वेक्टर फील्ड का मतलब, क्योंकि वेक्टर फील्ड में कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं। ये इनका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमने अगर सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, तो हमने कहा यहाँ पर है ताकत 2 वोल्ट पर मीटर। आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 5 वोल्ट पर मीटर हो गई, और आगे गए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 10 वोल्ट पर मीटर हो गई। तो इस तरह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर हम यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को रख देते हैं, क्या वो रोटेट करेगा? तो आंसर है नहीं। वो एक फोर्स की वजह से या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, मतलब या तो राइट हैंड साइड पे या तो लेफ्ट हैंड साइड पे। ये रोटेशन इफेक्ट नहीं देगी। बट अगर हम यही इफेक्ट दोबारा से समझें, और अब अगर किसी पार्टिकल को यहाँ पर रख दें, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर फोर्स इतनी स्ट्रांग है, इस पॉइंट पर फोर्स इतनी है, तो फोर्स में डिफरेंस की वजह से ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी। तो अब जो भी ये वेक्टर फील्ड है, इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट कर्ल होगा। ये हमने सुना था कल। और कर्ल को निकालने का तरीका क्या होता है, हमने ये भी देखा था। हाउ डू वी फाइंड कर्ल? सो द आंसर इज वी यूज डेल ऑपरेटर and then we find cross product of a vector field. del cross f is your curl. ये कर्ल ये बताएगा कि वो क्वांटिटी जो भी वेक्टर फील्ड की हम बात करेंगे उसके पास रोटेशन इफेक्ट है तो कितना, नहीं होगा तो ऑफ कोर्स वो कर्ल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए कैसे कैसे कुछ क्वांटिटीज हम लेते हैं, कुछ वेक्टर फंक्शंस, या तो एक बार और हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं कर्ल का। देखिए कैसे करेंगे। हम अगर दो वेक्टर फील्ड की बात करते हैं, एक वेक्टर फील्ड है जिसके 2 डायमेंशन है, एक F1 और एक F2। ये ब्रैकेट में एक्स वाई का क्या मतलब कि F1 जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, F2 भी एक्स वाई का फंक्शन है। मतलब कि कोई ऐसी वेक्टर फील्ड जो एक्स और वाई पे डिपेंड करती है। ये इसका कर्ल कितना होगा? सो वी कैन सी कर्ल ऑफ F इज योर डिटर्मिनेंट फॉर्म F1 F2, सॉरी, पहले हमें डेल ऑपरेटर को प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि डेल ऑपरेटर पहले लिखा गया है। देन F1 F2 और Z में नहीं है वो, यहाँ पर कोई Z में कंपोनेंट नहीं है तो वो 0। नाउ हाउ डू वी फाइंड कर्ल? सो द आंसर इज, अगर हम I के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले हम यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सो डेल बाय डेल एफ, बेसिकली डेल बाय डेल एफ कितना हो जाएगा? डेल बाय डेल वाई 0 हो जाएगा। सो लेट्स डू नॉट बी राइट इट। सो कितना हो जाएगा ये? माइनस डेल बाय डेल जेड F2। और हमें पता है कि जो F2 है वो भी किसका फंक्शन है? एक्स वाई का। Z है नहीं इसमें तो वो भी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। सो लेट्स बी राइट इट 0। देन माइनस में J कैप, माइनस में J कैप मतलब इसको और इसको छोड़ के अब यहाँ से यहाँ करेंगे 0 डेल बाय डेल जेड F1, और F1 भी एक्स वाई का फंक्शन है, नहीं है इसमें कोई भी Z, तो ये भी 0 हो जाएगा। प्लस अब इसको छुपा देते हैं, इसको छुपा देते हैं, तो डेल बाय डेल एक्स F2, लेकिन अब ये 0 नहीं होगा क्योंकि F2 एक्स वाई दोनों का फंक्शन है। तो x के रेस्पेक्ट में इसको हम चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट डेल बाय डेल एक्स, बट ये कैसा होगा? k कैप, क्योंकि हम थर्ड का निकाल रहे हैं। सो डेल बाय डेल एक्स
ऑफ F2 माइनस डेल बाय डेल वाई F1। अब ये भी जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि F1 भी किसका फंक्शन है? x और y का। अगर ये x y का फंक्शन है तो y और ये भी y, तो y के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी विल बी लेफ्ट विद डेल बाय डेल x ऑफ F2 माइनस डेल बाय डेल y ऑफ F1 एंड दिस इज योर k कैप। नाउ यू कैन सी कि जो हमने कर्ल निकाला एक वेक्टर फील्ड का, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि जब हम इसका कर्ल फाइंड किया हमने, तो ये पहले क्वांटिटी जो वेक्टर फील्ड था, वो वेक्टर फील्ड केवल 2 डायमेंशन में था, एक्स वाई प्लेन में। ये देखो एक्स वाई प्लेन में था ये केवल। लेकिन जब हमने इसका कर्ल निकाला, सो इट इज योर इन दी जेड प्लेन, इन दी जेड डायरेक्शन। और जेड डायरेक्शन का मतलब के कैप। इसका मतलब कि जो वेक्टर फील्ड एफ है, अगर उसका कर्ल फाइंड करेंगे तो उसका कर्ल ऑलवेज कैसा मिलेगा आपको? नॉर्मल, क्योंकि जनरल फॉर्म है। सो वी कैन राइट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज कर्ल ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड। टू डायमेंशनल वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज, इट इज इंपॉर्टेंट कि ये क्या लिखा है मैंने, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर फील्ड। फील्ड का मतलब हम जानते हैं फंक्शन जो चेंज होता है कंटिन्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर, कोई भी वेक्टर फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड। तो इसमें क्या देखा हमने कि अगर कर्ल ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड का है ना, ये कौन सी वेक्टर फील्ड थी? ये वेक्टर फील्ड 2 डायमेंशन वाली थी। इसका हमने कर्ल फाइंड किया और इसका कर्ल कैसा है? ऑलवेज नॉर्मल टू दी वेक्टर फील्ड। इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम किसी 3 डायमेंशनल वाली वेक्टर फील्ड का कर्ल फाइंड करते हैं, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उस पर ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? कि एक्स वाई जेड पर परपेंडिकुलर आए, ये उस पर ऐसा नहीं आएगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑलवेज, ये कुछ एंगल पे रहेगा। मतलब क्या? कि जब हम कर्ल ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर निकालेंगे तो वो उसके पैरेलल भी आ सकता है किसी न किसी के, और कुछ एंगल पे आ सकता है। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन कल भी देख चुके थे। तो आज हमें थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल प्रैक्टिस पे चलना है इस पर। ठीक है, सो मैथमेटिकल प्रैक्टिस पे चलते हैं कि देखो कर्ल किस तरह से हमें मैथमेटिक्स में क्या डिफाइन करता है। सो लेट्स वी डू। क्या कर रहे हो? ठीक, देखिए हमारे पास 3 वेक्टर फील्ड हैं, 1, 2 और ये 3। इन 3 वेक्टर फील्ड को जब हमने ग्राफ में शो किया तो ये लाइन आपको दिख रही होंगी, यस, और ये कल मैंने वीडियो में भी डाल दी है। और ये वेक्टर फील्ड में एक पैडल व्हील है, और ये नोट कर सकते हैं हम कि यहाँ पर इस पैडल व्हील पर, इस पर जो फोर्स लगेगी और जो इस पर फोर्स लगेगी वो दोनों डिफरेंट है। तो इस हिसाब से यहाँ से और यहाँ पर जब डिफरेंस है, कौन सी वेक्टर फील्ड है? वेलोसिटी वेक्टर फील्ड। तो उसकी वजह से कैसा एग्जांपल ले सकते हैं इसको? एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक पानी है जो नदी में फ्लो हो रहा है, नदी में फ्लो होते हुए पानी की रफ्तार यहाँ ज़्यादा है और नदी में फ्लो होते हुए पानी की रफ्तार यहाँ पर कम है। नदी में है ना पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ रफ्तार ज़्यादा है, यहाँ रफ्तार कम है। इस वजह से ये जो पैडल व्हील है, यहाँ ज़्यादा रफ्तार की वजह से फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो ये पैडल व्हील इस तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो वेक्टर फील्ड थी, इसने एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट किया, इसलिए इस वेक्टर फील्ड का कुछ ना कुछ कर्ल ज़रूर होगा। कितना कर्ल होगा? लेट्स वी सी। सो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड v कितना होगा? कैसे फाइंड करते हैं? अपना वही पुराना मैट्रिसेस फॉर्म। सो i j k कैप। ठीक है,
लेकिन हम देख सकते हैं कि बाकी तो ये 0 0 और बाकी 3 में। अभी हमने इसका एक जनरल फार्मूला भी निकाला था, बट फिर भी इसको दोबारा से पूरा कर देते हैं। तो पहले डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और ये आई की डायरेक्शन में, आई में ये इसका मैग्नीट्यूड कितना, y प्लस 1, वाई प्लस 1, वाई में 0, जेड में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, फर्स्ट लेट्स मी सॉल्व फॉर आई। सो कहाँ करते हैं, यहाँ पर आई कैप ब्रैकेट में 0 0, कुछ नहीं होगा इसका, तो इसको हम यहाँ से ना लिखें तो ही ठीक है। देन माइनस में जे कैप, तो एक तो 0 है इसका, एक 0, माइनस में जे कैप। इसके लिए सॉल्व करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तो z है यहाँ पर और ये y, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये भी 0, तो ये भी 0, इसको भी नहीं लिखते फिर। नेक्स्ट k कैप के लिए, k के लिए सॉल्व करेंगे 0 माइनस डेल बाय डेल वाई, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, डेल बाय डेल वाई ऑफ y प्लस 1, ऑफ y प्लस 1 कितना होगा, 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0, सो इसका आंसर आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई k से होगी, वो भी -1 की, तो माइनस k कैप हो जाएगा। सो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा इट विल बी माइनस k कैप। -1 कैसे, जब हमने k की निकालेंगे तो ये वाला 0, देन माइनस डेल बाय डेल वाई, y प्लस 1, तो वो माइनस k कैप। नाउ यू कैन सी इसमें इंपॉर्टेंट बात कैसी है, उसको रीड कैसे करना है। सो वी विल से दिस वेक्टर फील्ड हैज सम कर्ल ऑफ मैग्नीट्यूड 1, बट हियर दिस इज इन माइनस। माइनस का मतलब क्या है, तो ये ध्यान से देखना, ये जो रोटेशन आया है ये कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में जो कर्ल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। सो फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड इज नेगेटिव। तो जब भी हम कभी भी नेगेटिव कर्ल देखेंगे इसका मतलब रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। द सेम वी विल सॉल्व फॉर दिस, तो इसके लिए तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके लिए हमने ये देखना है, ठीक है, ये हमने वीडियो में डाल चुके हैं, इसको बनाया भी होगा आपने, इसको समझना है हमें। और ये भी देख सकते हैं कि जो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगी और जो यहाँ फोर्स लगेगी वो फोर्स डिफरेंट होगी। पानी ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, हमने किसी पंप से चढ़ाया, किसी पंप से पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं, जैसे टंकी में चढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पानी की जो लेयर है उसकी रफ्तार ज़्यादा है, यहाँ लेयर की रफ्तार कम है, इस वजह से टरबाइन या पैडल व्हील रोटेट करेगा। रोटेट किस तरफ करेगा, तो फोर्स यहाँ ज़्यादा है तो ये रोटेट ऐसे करेगा, ये कैसा रोटेशन है, ये एंटी क्लॉक, मतलब इसको हम काउंटर क्लॉक भी बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉक। तो इसमें रोटेशन आएगा। जब ऐसा रोटेशन होता है तो कर्ल कैसा होता है, सो वी कैन फाइंड इट्स कर्ल। कैसे करेंगे, सेम रूल, लेकिन अब रूल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, इसको हटाकर अब हम चेंज कर लेंगे अपना। तो ये क्लॉकवाइज के लिए हो गया था, अब एंटी क्लॉक के लिए निकालते हैं। यस, देखिए यहाँ पर x में तो नहीं है, ये x में 0, लेकिन y मतलब j कैप, j कैप के लिए ये कितना है, x प्लस 1 एंड इसमें भी 0। एंड वी नो i के लिए निकालेंगे तो ये 0, z वाला ये x वाला ये भी 0, तो i खत्म। j के लिए निकालेंगे तो ये तो 0, z वाला ये भी 0। फिर k के लिए निकालेंगे, जब k के लिए निकालेंगे तो डेल बाय डेल x 1, डेल बाय डेल x और x प्लस 1 माइनस 0, तो 0 वाला ना लिखे तो ठीक है। और ये कौन से के लिए, किस डायरेक्शन में, k, और इसको सॉल्व करेंगे तो x के साथ आ जाएगा 1 और ये k कैप, और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 क्या है 1,
कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में क्या चेंज आता है? 0 चेंज आता है, तो इसका चेंज 0 हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा 1, तो इसका चेंज हो जाएगा 1 और वो k कैप, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ योर k कैप। तो इसमें भी जो कर्ल आया उसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 विच इज़ इन दी डायरेक्शन ऑफ विच इज़ इन दी z प्लेन। कहने का मतलब क्या कि अगर ये प्लेन XY है, XY प्लेन है, तो जो रोटेशन का इफेक्ट आएगा वो कौन से डायरेक्शन में आएगा? k, मतलब बॉडी रोटेट करके कहाँ जाएगी? या तो बाहर या तो अंदर, ठीक है? क्योंकि जब कोई भी चीज़ रोटेट करती है या तो वो बाहर जाती है या तो वो अंदर आती है ना, ये हम जानते हैं। इसमें क्या शो किया आपको कि जब आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें पैडल व्हील का रोटेशन एंटी क्लॉक, तो कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड कैसा आया? पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉक के लिए कर्ल कैसा होता है? पॉजिटिव। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ये वाला जो थर्ड वेक्टर फील्ड है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर x और y दोनों के 1 1 1 है, दोनों ही 1 1 है, मतलब फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए। अगर ये कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, इन सबकी जो स्ट्रेंथ है वो हर पॉइंट पर सेम है। यहाँ फोर्स सेम है, यहाँ भी फोर्स सेम है, तो रोटेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस वजह से इसका कर्ल 0, जब रोटेशन नहीं आएगा तो कर्ल कितना? 0 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे हम दिस वेक्टर फील्ड इज इररोटेशनल, ये इररोटेशनल है, ठीक है? तो हमें इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमें इसी तरह से इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स इससे रिलेटेड। देखिए कुछ नोट करने वाली बात है हमारे पास, और जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, वो क्या है कि जो डेल क्रॉस एफ है, मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, ये ज़रूरी नहीं है जब ये 3 डायमेंशन में हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर फील्ड एफ का कर्ल ऑर्थोगोनल हो जाएगा। मतलब कि जो 3 डायमेंशन वाला प्लेन है एक्स वाई जेड वेक्टर फील्ड इन तीनों में लाई करती है, तो जो कर्ल होगा वो इन पर भी परपेंडिकुलर आएगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 डायमेंशन में है, तो वो किसी भी एंगल पर लाई कर सकता है उनका कर्ल, या उसके पैरेलल हो सकता है, कि हम देख चुके थे एक बार और भी। लेकिन अभी हमने आज की क्लास में क्या देखा कि जब हम 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड की बात करते हैं, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड में कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड उन एक्स वाई के परपेंडिकुलर आता है, के डायरेक्शन में। अगर वो एक्स वाई में है तो उनका कर्ल जेड डायरेक्शन में आएगा, एक्स और जेड में है तो कर्ल वाई डायरेक्शन में आएगा, और वाई जेड में तो कर्ल एक्स डायरेक्शन में आएगा। ये हम देख चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, और ये इम्पॉर्टेंट बात आप 12th में भी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हैं हम कि कोई भी जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं, ए क्रॉस बी, ये 2 वेक्टर क्वांटिटी, इनका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी, इसको सॉल्व करें तो डायरेक्शन इधर आएगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक वेक्टर इधर है ए, ये वेक्टर बी, तो ए वेक्टर बी कहाँ होगा? ए ऐसे, बी ऊपर की तरफ, तो इनका जो रोटेशन है वो कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। बी क्रॉस ए में बी ऊपर, ठीक है, ए कहाँ पर है? सामने, तो इसका रोटेशन कहाँ आ रहा है? अंदर, तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन हम इनको क्या लिख सकते हैं? माइनस में करके। सो इसी तरह से यहाँ पर भी शो होता है हमें कि कर्ल ऑफ एफ कैन नॉट बी रिटन एज एफ क्रॉस डेल, ठीक है? तो हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है? पॉज कर दो, क्या वो लिख रहे हैं? नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। सो वी हैव टू फाइंड कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड्स, ठीक? तो हमें फर्स्ट में जो वेक्टर फील्ड गिवन है वो क्या है कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। तो इसका हमें कर्ल निकालना है, विच यू हैव टू डू। आप कर लोगे खुद से, और ये कौन सा आएगा? परपेंडिकुलर, मतलब के डायरेक्शन में, और ये भी कर लोगे आप खुद से। अब इसका कर्ल तो आप निकाल लोगे, ठीक है? इसमें कर्ल निकालने के बाद इसको ड्रॉ करना है आपको। हमने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था कल, याद होगा आपको? तो इसको जब हमने कल ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था,
तो ये किस तरह से हमें शो हुआ था, ये हमें शो हुआ था कुछ इस तरह से। जब हमने इसे वैल्यू रखी थी तो हमने कल ड्रॉ किया था इसको। यस, याद होगा आपको कल जब हमने इसी को ड्रॉ किया था तो कुछ ऐसा मिला था हमें। यहाँ पर ये वेक्टर फील्ड, यहाँ पर हम नोट करेंगे कि देखिए इस वाले पाथ पर जो भी वेक्टर फील्ड है उनका अमाउंट हर पाथ पर सेम है। दैट मीन्स कि इसकी स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम है, यहाँ पर ज़्यादा या यहाँ पर कम नहीं है, कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है। तो ये रोटेट कैसे कराएगी? तो ये फोर्स लगाकर रोटेट नहीं कराएगी, ये खुद रोटेट करेगी और पार्टिकल इस पर फ्लोट करेगा तो वो रोटेट करेगा। तो ऐसे फील्ड कहलाती हैं सर्कुलेटिंग वेक्टर फील्ड। सर्कुलेटिंग वेक्टर फील्ड, और इसका कर्ल निकालोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट में आएगा। ठीक है, निकाल के देखिए आप। तो ये इसका कर्ल कैसा आता है, प्लस में आता है कि माइनस आता है? द सेम इसको भी करके देखिए आप, एक्स आई प्लस वाई जे कैप। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो देखना क्या आंसर आएगा इसका। बट हियर वी कैन सी कि कर्ल तो इसका कुछ ना कुछ है, कर्ल इसका कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। क्या इसका कर्ल भी कुछ ना कुछ आएगा? सो इसको हम फाइंड कर सकते हैं, सेकंड वाला। कैसे करेंगे? कर्ल ऑफ एफ इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप। के में नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। पहले कर्ल लिखा है तो पहले कर्ल वाले को लिखना है, डेल बाय डेल एक्स। अभी हमने देखा था ना, पहले कर्ल को लिखना होता है हमें। और आई में ये x है, ये y है, ये 0 है। सुनाओ, अगर हम i को निकालते हैं, देखिए इधर i को निकालेंगे तो ये 0, ये z है, ये y कांस्टेंट, ये भी 0, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में y चेंज नहीं हो सकता तो वो 0। j के लिए निकालेंगे तो ये और ये 0, z के रेस्पेक्ट में x भी 0। k के लिए निकालेंगे तो y, ये x, ये भी 0, ये भी 0। तो आपको क्या पता चला कि इस क्वांटिटी का कर्ल कितना है? 0। तो ये इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है। हमने कर्ल की बात तो कर ली, क्या इसका डाइवर्जेंस भी 0 होगा या डाइवर्जेंस कुछ ना कुछ होगा? अब हम डाइवर्जेंस को फाइंड करते हैं। सो लेट्स वी फाइंड डाइवर्जेंस। तो एक बात तो हमें पता लग गई है कि जो दो वेक्टर फील्ड की हमने बात किया, ये वाली, इनका डाइवर्जेंस भी देखते हैं जरा। इनका डाइवर्जेंस भी एक बार चेक कर लो कितना आता है। तो डाइवर्जेंस कैसे करते हैं? डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का y प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ x। कितना डाइवर्जेंस आ गया? 0। सो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि जिस क्वांटिटी का कर्ल हो उसका डाइवर्जेंस भी हो। जो सर्कुलेटिंग फील्ड हमने यहाँ देखी थी उसमें कोई भी सोर्स और सिंक नहीं है, उसमें कोई भी सोर्स नहीं है। इसका मतलब वो किसी भी पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं हो रही है। जो ये वेक्टर फील्ड है इसका क्या? इसका नो सोर्स नो सिंक है ना। अभी देखा था हमने जो वेक्टर फील्ड ऐसी थी, जो रोटेट कर रही थी वेक्टर फील्ड, इसका कोई भी सोर्स नहीं है या सिंक नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि ये वेक्टर फील्ड्स कहीं भी जाके एक तो इकट्ठी नहीं होंगी, कंसंट्रेट नहीं होंगी, और ये किसी पॉइंट से ऐसे अराइज नहीं हो रही हैं। ये केवल एक वर्लपूल की तरह है जो किसी न किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आ गया होगा। ठीक है, तो हमें इसका वजह से हमें ये डाइवर्जेंस मिला। उसका डाइवर्जेंस कितना होगा? सेकंड वाले का, उसका कर्ल तो 0 था, इसका कर्ल 0 था, ये क्वांटिटी रोटेट नहीं कर रही थी। डाइवर्जेंस कितना होगा? सो डेल बाय डेल एक्स
ऑफ फर्स्ट मतलब x, j के साथ y है तो ये y, x का x से करेंगे 1, इसका भी 1, तो इसका डाइवर्जेंस कितना आया 2। इसका कर्ल तो 0 है लेकिन डाइवर्जेंस कितना है 2। इसका मतलब कि ये वेक्टर फील्ड जो है इरोटेशनल है, बट इट हैज़ अ सोर्स एट द ओरिजिन। ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे करके डाइवर्ज हो रही होगी, ये हमने देखा था पहले भी, हाँ डाइवर्जेंस के पार्ट में। हम थर्ड वाली क्वांटिटी की बात करते हैं, थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसको भी खुद से करना चाहोगे हाँ तो इसको सॉल्व कर लेना खुद से, 0 ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो कर्ल क्या आता है, इसका डाइवर्जेंस क्या आता है। सो इट इज़ यो, ठीक है। इसको कर लेना, अगर नहीं होगा तो मुझसे कह देना। नेक्स्ट करते हैं